हर ट्रिप एक डेस्टिनेशन के लिए नहीं होता। ने जब से गाड़ी ली है, आरसी पड़ी थी तब से शोरूम पे कुछ ही। सफ़र हमें टेस्ट करने के लिए होते हैं। नेपाल में घूम रहे हैं मेरे भाई, अक्की भाई के साथ नेपाल का दौरा कर लिया। आज हमने इंटरनेशनल टूर हो गया हमारा। जब आप बॉर्डर पहुंचो और वो बंद मिले, जब एंट्री सिर्फ एक डिसीजन पर डिपेंड हो, तो आरसी की फोटो भी नहीं थी। तब समझ आता है ये सिर्फ रोड ट्रिप नहीं, एक रियल एडवेंचर है। मुझे लगा पहले डीजल गाड़ी है। ये है दिल्ली से नेपाल बिना परफेक्ट प्लानिंग के। और ऐसी सेवा कहीं कहीं मिलती है। अच्छा, आप ये वोडका पिएंगे? ये पड़ा है क्या? अरे सुबह दिल्ली से निकले हल्द्वानी के प्लान के साथ। वहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी और उसके बाद सितारगंज साइट विज़िट। लेकिन इस जर्नी की शुरुआत से ही मेरी नज़र एक और चीज़ पर थी, XEV9E की रेंज, जो 100% चार्ज पर 651 किलोमीटर शो कर रही थी। पर जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा था, हर 1% के साथ रेंज लगभग 20 किलोमीटर कम हो रही थी। और वहीं से शुरू हुआ रियल वर्ल्ड EV कैलकुलेशन गेम। पहला ब्रेक लिया हापुड़ के पास शिवा ढाबा पर। एक छोटी सी चाय ब्रेक के लिए। वैसे EV ओनर्स के लिए ये स्पॉट काफ़ी फेमिलियर है, क्योंकि इसी रूट का सबसे फास्ट DC चार्जर यहीं मिलता है। सूरज निकल चुका है और एक नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। मेरी गाड़ी का ADAS सिस्टम सामने खड़े ट्रक के पीछे लिखा स्टॉप पढ़कर खुद ही रुक गया है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ चलाने के लिए नहीं, सोचने भी लगी है। अब टाइम है खाना खाने का, पर ये समझ नहीं आ रहा खाना खाने के लिए कैबिन कोई क्यों लेगा 200 रुपये का। यार हम तो बाहर बैठ के खा लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है इस कैबिन की। हल्द्वानी में लंच चल रहा है और इसके बाद सीधा निकलेंगे सितारगंज की तरफ और वहीं जाके स्टे करेंगे। और मीनवाइल हमने सिर्फ 190 रुपये की चार्जिंग और कर ली है। सितारगंज का ये सारा रास्ता फॉरेस्ट से होके जाता है हल्द्वानी से। और अब हमने डिसाइड किया है कि सितारगंज होके हम स्टे करेंगे नेपाल में, जो कि पास में ही है। तो भाई अभी निकले हैं हल्द्वानी से, रात की बज गई है 6:30, पूरा अंधेरा हो चुका है। तो आज फिर भैया के साथ ही हैं। हाय ऑल, हाय एवरीवन, जस्ट वी आर प्रोसीडिंग टू। नहीं बताना नहीं अभी नहीं। Okay. थोड़ा सा सस्पेंस Just- बना के चलते हैं। जस्ट तो हम लोग हल्द्वानी में आए थे एक और साइट के ऊपर, सितारगंज। और उसके बाद आए हम हल्द्वानी के बाद सितारगंज तो अब सितारगंज आए, शाम की बज गई थी 6, अब 6:30 हो गई है। तो भैया ने बोला यार कहाँ रुके, तो मैंने कहा हम इसको फिर टूर को ना करते हैं हम इंटरनेशनल। यहाँ से कुछ 60 किलोमीटर दूर है नेपाल का बॉर्डर, बनबासा। अगर जो लोगों ने मेरे पहले व्लॉग्स देखे हैं तो उनको पता है मैं बनबासा 3 एक बार जा चुका हूँ। पीछे हर एक महीने के बाद एक ना एक कोई वीडियो आ ही जाता है बनबासा का। तो बनबासा वो बॉर्डर है जो कि काफ़ी पास लगता है दिल्ली से। अगर आप आते हो, आप अगर डायरेक्ट ड्राइव करके आओ तो 5 से 6 घंटे के अंदर आप बनबासा नेपाल में एंटर कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, काफ़ी लोग गोरखपुर वाले बॉर्डर को मेन बॉर्डर समझते हैं। तो यहाँ पर भी एक बॉर्डर है, आप इजीली नेपाल के अंदर एंटर कर सकते हो। हाँ, काठमांडू वगैरह जाना तो वो काफ़ी दूर पड़ता है, पर नेपाल यहाँ से आप एंटर कर सकते हो। और नेपाल एंटर करोगे तो वहाँ से जगह आएगी महेंद्र नगर, और 1-2 जगह यहाँ पे सिटीज़ और हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक फॉरेस्ट भी है पास में, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और 50 किलोमीटर अंदर चलोगे तो एक हिल स्टेशन भी है छोटा सा, जहाँ पे 2-3 आपको रिजॉर्ट मिल जाएंगे। उसकी डिटेल्स मैं आपको डाल दूंगा, तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। और उनमें मैं पहले रुका भी हूँ, मेरे सारे ब्लॉग्स में आप चेक कर सकते हो, मैं रुका भी हूँ उनमें से। अब एक छोटी सी दिक्कत ये है कि शाम की 6:30 बज गई है और अभी 1 घंटा और दिखा रहा है बनबासा पहुँचने में। बनबासा पहुँच के एक डैम है, डैम को आपको पार करना होता है और वहाँ पे आपका भंसार कटता है नेपाल के अंदर। उस भंसार के बिना अगर आप एंट्री करते हो तो काफ़ी दिक्कत होती है।
अब मेरे साथ दिक्कत ये है, वो भंसार वाली जो जगह है ना, वो 6:30 बजे बंद हो जाती है शाम को, और 6:30 तो यहीं बज गई है। तो लास्ट टाइम भी अगर किसी ने मेरा व्लॉग देखा था, तब भी मैंने भंसार नहीं कटवाया था, बिना भंसार कटवाए चला गया था। पर रिस्की था, पर मैंने रिस्क ले लिया। पर एट द एंड ऑफ द डे जो मर्जी बोलो, वो इंडिया तो है नहीं, है तो इंडिया के बाहर ही। तो कल को कभी दिक्कत पड़ जाए तो दिक्कत पड़ भी सकती है। इस बार भी हम जा रहे हैं, भैया कह रहे देखी जाएगी, कर लेंगे। भैया बताओ क्या करना है? नहीं, अगर आपने सोच लिया है तो अब हमें जाना ही पड़ेगा। वहाँ जाके देखेंगे क्या होता है, भंसार कटवाना है, कैसे कटवाना है, कैसे एंट्री करनी है, कोई ना कोई तो सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज़ भंसार के कहीं वहीं होटल कोई आसपास होगा, वहाँ रुकेंगे। और ईश्वर ने चाहा तो एंट्री कर लेंगे, आज नेपाल में ही रुकेंगे जाके। और देन वी विल प्रोसीड अर्ली इन मॉर्निंग टुमारो। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts तो नेपाल जाने के लिए सबसे पहले आपको कटवाना होता है ये पास। ये डैम का टोल टैक्स पास है। क्योंकि अब ये बंद हो गया है, उन्होंने बोला ये 7 बजे बंद हो जाता है, और टाइम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 8 बज चुकी है। तो अब हम जाएंगे सुबह। यहाँ से नेपाल एंटर करने के लिए आपको सबसे पहले शारदा ब्रिज का टोल टैक्स, उसके बाद इंडियन चेक पोस्ट, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप सेम डे वापस आ रहे हो तो आपका कटेगा वहाँ पर सुविधा, अगर आपको रुकना है तो फिर और सुविधा की कोई कॉस्ट नहीं होती। अगर आपको रुकना है और आगे जाना है 5 किलोमीटर से तो आपका कटेगा भंसार, उसके चार्जेस हैं। तो भाई इस बार लक अच्छा नहीं रहा। 7 बजे तक खुला हुआ था वो, जहाँ से डैम को पार करने के लिए पर्ची कटती है। तो डैम को पर्ची जो कटती है उसको भी हमने सोल्यूशन तो निकाल लिया था, पर दिक्कत आ गई है कि सुविधा कटता है नेपाल के अंदर। तो अगर हम इतनी रात को नेपाल के अंदर घुसेंगे और सुविधा कटेगा नहीं, तो कोई भी आगे जो भी पुलिस वाला आएगा वो हाथ दे के गाड़ी को रोक लेगा और गाड़ी सीज कर देगा। तो हम ये पंगा नहीं लेना चाहते कि अब हम जाएंगे सुबह सुबह 6 बजे और मॉर्निंग वॉक करेंगे हम। वहीं नेपाल में जाके मॉर्निंग वॉक करेंगे, वहीं गाड़ी चार्ज करके दिखाएंगे, कितने रुपए लग रहे हैं वो भी बताएंगे, वहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। कल बड़ा टाइम लगाया आपने खाना बनाने में, इतना देर क्यों लगाई? चिकन फ्रेश बनाया, आलू चिप्स फ्रेश बनाए, नया फ्रेश बनता है ना खाना। देखो बना पहले बनाया था, तो अच्छा लग तो फ्रेश रहा है वैसे। सारा फ्रेश ही सर है। पर आपने जो सेवा करी है ना, अमेजिंग है सर। ऐसी कोई बात नहीं। आप मतलब ऐसी प्रेपरेशन और ऐसी सेवा कहीं कहीं मिलती है। मतलब हम इतनी दूर से आए हैं और हमने आपको बोला कि और देखो नेपाल जाना था, नेपाल नहीं पहुंच पाए, शायद आपका खाना लिखा हमने था। आज नेपाल जाना था, हमारी एंट्री नहीं हुई। सुबह को जाना 6 बजे। हमारे भाग्य में आज आपका ये खाना खाना था, आलू जीरा और चिकन। जहाँ नसीब होता वही खाता है। बिल्कुल। और आपने जो सेवा करी ना, अब कभी भी हम आएंगे आपके पास ही आएंगे। सर जरूर। अच्छा, आप ये बोध का पियेंगे? ये पड़ा है क्या? अरे पड़ा है, अरे देंगे ना, लेके लाओ। आओ ना गिलास। अरे गिलास ये रे। गिलास लो ना, ये ग्रे गूज है, आपको ग्रे गूज पिलाएंगे आज। अरे ऐसी कोई बात नहीं सर। अरे आपने इतनी सेवा करी, आज तो इश्क आ गया हमें। अरे ऐसी कोई बात नहीं सर। नहीं, आप मतलब अमेजिंग। सर आपने इतने मन से किया ना काम। सर मन से काम करते हैं, मन से मतलब ऑर्डर लेते हैं हम, कि हम टाइम बता देते हैं। अच्छा मन से करते हो, शिवसेना क्यों नहीं करते? ले अच्छा ये जोक सिर्फ मुंबई वालों को समझ आएगा। बस सर बस सर ज़्यादा हो जाएगी फिर। खुला हुआ है, 7 बज चुकी है। फटाफट शावर लेते हैं और फटाफट जाते हैं वहाँ पे। जाएंगे 2-3 घंटा 4 घंटा घूमेंगे नेपाल और फिर आएंगे वापस। क्या प्रोसेस है, कैसे अगर आपको जाना है जा सकते हो, सारी डिटेल एक एक चीज़ की मैं आपको देता हूँ नीचे जाके। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी सुबह यहाँ से, और एक आसपास कोई रेलवे स्टेशन है तो रेल की आवाज़ भी आ रही थी। खिड़की हमने खोल के रखी थी। ये हमारा कुछ रूम का व्यू है। रूम का चार्जेस था 2500 रुपया। और यहाँ से अब निकलते हैं जल्दी से। ये कुछ होटल का नाम है, आप चेक कर सकते हो। यहीं पर हमने पार्किंग भी थी, बाहर हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाती थी। अच्छी खासी ठंड थी रात को, फॉग पूरी गाड़ी पे जमी हुई है, सारे शीशे धुंधले हो चुके हैं। गाड़ी के शीशे धुंधले से तेरी हंसी में खो जाऊं मैं।
सफर भी कहे चल धीरे से, सर्दी की बारिश ये सुबह का जादू। तो स्मार्ट कार स्मार्ट फीचर, गाड़ी के अंदर एक फीचर है क्लियर व्यू। कोई भी ऐसी फोग आए, बटन दबाओ क्लियर व्यू, अगले 5 से 10 सेकंड के अंदर सारा व्यू क्लियर हो जाएगा, सब फोग हट जाएगी आपकी। सुबह की 7:30 बज गई है, जल्दी से हम पहुंचते हैं वहीं पर जो टोल टैक्स कटना है वहाँ पर, क्योंकि वो 8 बजे तक की एंट्री है, उसके बाद फिर वो बंद हो जाएगा 2 घंटे के लिए। 258 किलोमीटर की रेंज अभी भी पड़ी है गाड़ी में। हमें 10 मिनट के अंदर अंदर पर्ची कटवानी है और जाके बैराज पे खड़ा होना है। अगर हम लेट हो गए 15 से 20 मिनट और, तो हमारे को 2 घंटे कम से कम और वेट करना पड़ेगा आगे पार करने के लिए। तो रात को भी हमने ट्राई किया था आने का, रात को भी हम नहीं आ पाए, क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि जहाँ से इस डैम को पार करने के लिए एक स्लिप कटती है 30 रुपीज़ की, और उसके बिना आप एंट्री नहीं कर सकते ब्रिज को, वो बंद हो गया था। और इसके अलावा शाम को 4 बजे या 5 बजे के आसपास नेपाल में एक अंदर एंटर करते ही गड्ढा चौकी एक जगह है, उसे पार करते ही एक जगह आती है जहाँ पे कटता है हमारा भंसार। यहाँ पर हमारी कटेगी स्लिप, ये स्लिप लेके हम आगे पार कर सकते हैं। खाली सर हिंदी में बताइए। 7929 पूरा नंबर सर चाहिए। डी है, ये वो पर्ची है जो शारदा नहर को डैम को पार कराने के लिए कटती है। सीधा ले लो, वो आगे खड़ा होगा, अभी खुला है 2 घंटे ना। इधर इधर इस पुल के ऊपर जाना, पतला सा है, एक ही साइड खुला हुआ अभी है ना 15 मिनट के लिए, और फिर 2 घंटे उधर से खुलेगा। हाँ गाड़ी आ रही है। अच्छा गाड़ी आ रही है, क्योंकि इस साइड से कोई ट्रैफिक नहीं था तो उधर से उन्होंने गाड़ी छोड़ी हुई है पुल पे। यहाँ से ये वॉकी टॉकी पे बात कर लेते हैं, वहाँ से वो बात कर लेते हैं। उधर से गाड़ी आ रही है तो 2 मिनट के लिए हमारे को रोका है। 1-2 गाड़ियाँ पार हो जाएंगी, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। लगा दो। किराया कर लो फटाफट। ये गाड़ी जो आप लेके जाते हो, ये कहाँ तक जाती है? गड्ढा चौकी तक जाती है। कितने रुपए लेते हो आप वहाँ? कहाँ से? बनबासा से आते हो? कहाँ से आते हो? नहीं, हम तो 50 से आ रहे हैं। अच्छा, गड्ढा चौकी से आगे नहीं जाते? नहीं, वहाँ से हम नहीं जाते, वहाँ से और गाड़ियाँ जाती हैं नेपाल। अच्छा, दिल्ली गया आनंद विहार। अंदर जाएगा। अच्छा, यहाँ तो पानी भरा हुआ है। बस के साथ साइकिल भी निकल गया, ये देखने वाली बात है। ये तो निकल नहीं सकता, तो पीछे ही लेगा। क्या करे जा रहा है? रुक जा चाचा, रुक जा, जल्दी मत कर। इधर से इधर आ। शीशे बन गई है, सीधे निकाली बहुत। उधर का ध्यान करना अंकल, शीशा लगेगा उधर। अच्छा, ये अरे जब तक भैया गाड़ी में वेट कर रहे हैं तब तक मैं आगे गाड़ी की एंट्री करवा के आता हूँ और बैग चेक करवा लेता हूँ। इसके बाद हम नेपाल में एंटर कर पाएंगे। इंटरनेशनल ट्रिप हो गई भैया शुरू।
फाइनली हम फॉरेन लैंड पे ड्राइव करके पहुंच गए। ये दिल्ली की है, आनंद विहार से चलती है। एक तो गई है, एक आई है। आ रहा है एक गेट जो कि एग्जिट कर देगा हमारे को इंडिया से, सामने लिखा हुआ है, और वापसी में बोलेगा वेलकम टू इंडिया। धन्यवाद पुन पधारे। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, 2 घंटे में आ रहे हैं वापस। अब ये जो जगह आ गई है, यहाँ पर आपको बहुत सारी गाड़ी खड़ी दिखेंगी। ये नेपाल का झंडा लग गया। भाई ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं। गाड़ी है, आरसी नहीं है हमारे पास। आरसी लेकर नहीं आए। अच्छा। तो बना नहीं रहा, गाड़ी नई है तो आरसी अभी आई नहीं थी। अभी शोरूम पे बात करा, बोला गाड़ी आ गया है आरसी, ऑफिस खुलेगा भी 2 घंटे बाद, फोटो खींच के भेज देंगे। तो इसने बोला फोटो खींच के भेजोगे तो मैं बनवा दूंगा। उसने अंदर वाले बंसार वाले ने मना कर दिया। वो कह रहा है कि नहीं भाई ऐसे नहीं बना के देंगे, ये कह रहा है मैं बना दूंगा। गाड़ी कहाँ है आपकी? ये खड़ी पीछे। अच्छा, अब क्या किया जाए, ऐसी कहानी में क्या होता है? अगर सगाई में तो नहीं जा रहे? क्या शादी में जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, वैसे ही तो यहाँ पे आए थे घूमने, ये काम था हमारे को। सीतागंज है, क्या नाम है, सितारगंज, हाँ, वहाँ तक आए थे। हमने सोचा यहाँ पे घूम लें। देखो जी, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, यही कहानियाँ याद रहती हैं। सीधा सीधा चले जाते भैया, क्या याद रहता हमें। यहाँ तक गए थे, फिर फंस गए, फिर वो हो गया। विदाउट आरसी हम गाड़ी चला, विदाउट आरसी हम नेपाल तक गाड़ी लेकर आ गए। तो नेपाल का गाड़ी नंबर है या इधर का है, उत्तराखंड का? उत्तराखंड का। अच्छा, तभी कह रहे बंसार कटवाओ, मुझे लगा आपका नेपाल का है। नेपाल में तो इलेक्शन भी है ना? हाँ, इलेक्शन है 21 के थे। कब है? आने वाले महीने के लग गए, महीने लगभग कल से लग गए। कल से महीना लग गया? अच्छा, कब है? 21 तारीख को? हाँ, 21 मार्च। 21 मार्च। अभी नेपाल में कौन सा साल चल रहा है? 82। हाँ, 82। यहाँ पे 2082 चल रहा है। तो 37 रुपये डीजल, 153 रुपये 95 पैसे पेट्रोल। तो हमने दिल्ली के महिंद्रा के शोरूम से मंगाई है आरसी की पिक्चर। जब तक वो नहीं आ जाती हमारे पास 1-1.5 घंटा, तब तक हम यहाँ आए हैं टैक्सी पे, और हम अपना चाय पानी पीकर और वापस जाएंगे, और जाकर आरसी की फ़ोटो से ट्राई करेंगे दोबारा भंसार कटवाने की या सुविधा कटवाने की, और यहाँ आकर गाड़ी चार्ज कर लेंगे। तब तक नेपाल आए और वाई ना खाएं, ऐसा भी होना चाहिए। घूमने के लिए नेपाल में घूम रहे हैं मेरे भाई, अक्की भाई के साथ नेपाल का दौरा कर लिया। आज हमने इंटरनेशनल टूर हो गया हमारा, साल का पहला इंटरनेशनल टूर। आज का नेपाल आरसी की पिक्चर हमारे पास आ चुकी है। अब ट्राई कर रहे हैं यहाँ से, चाहे हमारा सुविधा कटेगा तो दोबारा 5-6 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, गाड़ी चार्ज कराएंगे। बंसार कटा तो 50 किलोमीटर आगे चले जाएंगे। तो फाइनली हमारा सुविधा ही कटा है, 5-6 किलोमीटर दूर अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी से। तो हम नेपाल में पहुँचे थे, गाड़ी की आरसी लाना भूल गए। अब नेपाल पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है, उसने बोला कि हमारे को कि सर आरसी की फ़ोटो दिखा दो मोबाइल में। तो भैया ने जब से गाड़ी ली है, आरसी पड़ी थी तब से शोरूम पे ही, सिर्फ पेपर पड़े थे गाड़ी जब से खरीदी है, तो आरसी की फ़ोटो भी नहीं थी। और हम सुबह पहुँचे यहाँ पे 8 बजे, नेपाल के टाइम के हिसाब से 8:15 पे। तो हमने शोरूम पे फ़ोन किया, जो था पर्सन वहाँ पे, तो उसने बोला कि मैं 10-10:30 बजे तक आपको भेज दूँगा। तब तक हमारा सुविधा बन नहीं सकता था, तो हम यहाँ से ऑटो पकड़ के गए, मार्केट घूम कर आ गए। हमने ब्रेकफास्ट भी किया, अब वापस आए हैं। तब तक हमारा आरसी फ़ोटो आ गई थी गाड़ी की यहाँ पे। तो फिर हमने यहाँ पर दिखाई, उन्होंने उसके बेसिस पे बनाया, पर कंडीशन के साथ। कंडीशन ये दी है कि हम सिर्फ बाज़ार तक जा सकते हैं 5 किलोमीटर दूर, उसके आगे नहीं जा सकते। ये हमारा सुविधा कटा है, इसके आगे जाने के लिए कटता है भंसार, तो उन्होंने हमें देने से मना कर दिया। तो बस अब यही मार्केट तक जाएंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि ऑटो में अच्छे से कर नहीं पाए। अब थोड़ा गाड़ी से घूम लेंगे, गाड़ी चार्ज कर लेंगे। नेपाल में चार्जिंग का क्या स्टेटस है, कितनी सस्ती पड़ती है, वो दिखा दूंगा। मामला 40 का 40 किलोवाट है। हाँ। अच्छा, ये वाली गाड़ी देखी पहले नेपाल में आपने?
हाँ नहीं देखा, नहीं देखा ना? मुझे लगा पहले डीजल गाड़ी है। अच्छा, तो कार के चार्जर लगे हैं पीछे। ये जो गाड़ियाँ चार्ज हो रही हैं ये हो रही हैं GBT चार्जर से चार्ज। और जब आप नेपाल आते हो मोमोज तो आप खाओगे ही खाओगे। ये हैं झोल मोमोज विद नॉनवेज ग्रेवी। तो मेरे पास भाई यहाँ पे गाड़ी चार्ज हो रही है नेपाल में। यहाँ पर 79 किलोवाट की चार्जिंग, अब गेस करो क्या रेट में हो रही होगी। अगर मैं इंडिया में ये गाड़ी चार्ज करता स्टैटिक पे 100% चार्ज करने में मुझे लगता 1800 रुपये के आसपास, और जियो पे चार्ज करने पे लगता 2200 के आसपास, और अगर मैं FICH जैसे चार्जर पे चला जाता तो 2400 से 2500 रुपये भी लग जाता आराम से। मेरी नेपाल में अगर मैं 100% गाड़ी चार्ज करूं तो वो इंडियन करेंसी के हिसाब से चार्ज हो रही है 437 रुपये में। 7 रुपये पर परसेंटेज ये लेते हैं। इंडियन करेंसी के हिसाब से वो 4.37 बना। 100% उसको चार्ज कर दो 4.37 के हिसाब से 437। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज भी नहीं है। अगर हम गाड़ी वहाँ पे लगाते हैं इंडिया में तो वहाँ पे 79 किलोवाट की गाड़ी होगी। आपकी यूनिट अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो 82 में चार्ज होती है पूरी, वो 79 में कभी नहीं होगी। तो यहाँ पर वो भी नहीं है। यहाँ कोई सर्विस चार्ज नहीं है, यहाँ कोई GST भी पे नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर नेपाल में काफ़ी सस्ता है, मतलब EV फ्रेंडली कंट्री है। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है EV कार्स वालों के लिए। और सोचो यार 437 रुपये में मेरी गाड़ी 79 किलोवाट वाली 500 किलोमीटर आराम से चलती है। तो DC चार्जिंग पे चार्ज करने के बाद भी 80 पैसे 90 पैसे के आसपास कॉस्टिंग आ रही है मेरी। अगर ऐसी कुछ पॉलिसी इंडिया में बन जाए, मैं कह रहा हूँ रातों रात इंडिया चेंज हो जाए। लोग जो कहते हैं ना कि EV नहीं लेनी, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, वो भी 2 मिनट में कन्वर्ट होके EV पे कूद जाएं। पर हाँ उसके लिए कंट्रीज़ को EV स्ट्रक्चर ज़रूर देना पड़ेगा। बिना EV स्ट्रक्चर के तो शायद वो पॉसिबल फिर भी नहीं है। हाँ, पता करना कितना हुआ वो पता नहीं। तो ये फ़ायदा है बड़ी वाली बैटरी का। 522 की रेंज दिखा रहा है। मैं कह रहा हूँ 522 नहीं भी चलेगी, 450 चलेगी, 430 चलेगी। नेपाल से लेके मुझे अब दिल्ली तक गाड़ी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। 1:12 हो गई है। अब यहाँ से निकलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली होना चाहिए लगभग 330 किलोमीटर। वैसे तो इसमें जियो की सिम है महिंद्रा के अंदर, लेकिन बता नहीं रही। शायद हम इंटरनेशनल ट्रिप पे आ गए इसलिए नेट नहीं आ रहा है यहाँ पे। एंटीना पूरा है लेकिन नेट चलेगा नहीं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप है ये। फ़ोन भी नहीं चल रहा तो अब चेक भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे जाके जब हम इंडिया में एंटर करेंगे फिर बता पाएंगे कब तक पहुँचेंगे। तो ये छोटू सा ट्रिप था हमारा नेपाल का, वो भी बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे। बट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। पहुँच गए और जल्दी से अब पहुँचते हैं घर की तरफ। ये आ गया गेट इंडिया में एंट्री का। यहाँ से दोबारा से अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे और डायरेक्टली चलते हैं दिल्ली की तरफ। इंडिया में एंटर करके हम बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हर्डल है, थोड़ा सा जाम क्लियर हो जाए उसके बाद हम सीधा चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो ये जो आगे जा रही है गाड़ी Hyundai Ion ईरा। तो मेरे पास ईरा प्लस थी, मेरी पहली गाड़ी थी जो मैंने ईरा प्लस खरीदी थी अपनी लाइफ में। पहली जॉब के बाद पहली जो गाड़ी खरीदी, और कलर भी यही सेम था। ये ईरा है, उसके बाद ईरा प्लस आती थी, इसके बाद वो प्लस वाली थी। और मेरे को इतना शौक चढ़ा, वो 2013 की बात है, 14 की बात होगी, 13-14 की। मैं इस गाड़ी को लेके, अभी आप लोग कहते हो ना EV को लेके पूरे इंडिया ट्रिप पे चला गया। इस कार को लेके मैं लद्दाख चला गया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं मैंने। इसके बाद भी कुछ गाड़ियाँ थी, उनके साथ भी कुछ ऐसा किया, पर ये मेरी पहली गाड़ी थी लाइफ की जो मैंने अपने पैसे से खरीदी। चलाई मैंने 1.25 साल के आसपास, और उसके बाद बेच दिया। और बेचा भी ऐसे कि जब बेची 1.5 साल के बाद तो 40,000 रुपये जेब से डाल के तब बेची मैंने। इतने की EMI बची हुई थी उसकी। तो उसने बोला सर इतने की जितने की बेची है आपने 40,000 रुपये और डालना पड़ेगा आपको। तो गाड़ी बेचने के लिए भी उनको 40,000 रुपये डालने पड़े इसमें। वो गाड़ी बेची और उसके बाद गाड़ी ये वाली लीजिए आगे जा रही है। ये दिखाता हूँ आपको। XUV 100 2015 या 16 की बात है, लॉन्च हुई। लॉन्च होते ही मैंने बुक करा दी। वाइट कलर में थी, K4 मॉडल था, K4 प्लस शायद। अब इसका पता नहीं क्या मॉडल है। जॉब थी तो मैंने सोचा यार ये डीजल वाली कार आई, मैंने कहा सस्ती है यार, डीजल वाली गाड़ी ले लेते हैं। उस टाइम डीजल होगा अप्रॉक्सीमेटली 43 रुपीज़ के आसपास, 43 रुपये के आसपास।
और गाड़ी लेते ही 2 महीने के अंदर डीजल पहुंच गया 65 रुपया। उन्होंने बराबर कर दिया था, शायद पेट्रोल डीजल के रेट आसपास होने चाहिए ऐसा करके। वो मैंने कहा ये क्या, जहाँ पर हाथ लगाओ वहीं पर काम खराब। का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जो हमने आज देखा, इसमें हमने इंटरनेशनल टूर भी कर लिया नेपाल का। पहले हम हल्द्वानी जाते थे, कम से कम 4000 का पेट्रोल या डीजल लगता था, मिनिमम 4000 to 5000। मेरे ख्याल से आज हमने 400 रुपये में पूरा ईवी का ये ट्रिप पूरा कर लिया है। नेपाल पे हमने चार्जिंग की, उसमें आई थिंक नेपाली नोट ओनली, नेपाली करेंसी 300 रुपये का लगा हमारा। और एक हमने हल्द्वानी में चार्ज किया 200 रुपये का, वहाँ से चार्ज किया। तो आई थिंक टोटल हमारा मैक्सिमम 400 रुपीज़ का चार्ज हुआ है। और नाउ स्टिल द बैटरी इज़ 50% बैलेंस एंड डिस्टेंस इज़ 122 kilometer we have to cover. So I think after reaching Delhi at home, battery will be near about 25%. So ये आज का जो EV का दौर है, this is the best दौर, but EV स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पड़ेंगे, उनका आउटपुट पावर बढ़ाना पड़ेगा, so that द जो EV का ऑनर है उसको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। सो भाइयों, मैं सबसे ये बताना चाहता हूँ कि ये ईवी के इतने फ़ायदे होने के वजह से आप लोग ईवी की तरफ स्विच ऑन कर सकते हैं। तो गुड लक एंड आई होप यू विल ऑल्सो एंजॉय योर नेक्स्ट ईवी कार। तो होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। घर सिर्फ 49 किलोमीटर दूर रह गया। तो जिस भी भाई को व्हाट्सएप पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो पिन कमेंट में चला जाए, वहाँ पर लिंक मैंने डाल दिया है।